₹450 में 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, ये ऐड तो आपने टीवी पर कई बार देखी होगी। क्या इस तरह का कोई इंश्योरेंस सच में होता है? जी हाँ, होता है। ये है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो इतना बड़ा क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज कैसे पे कर देती हैं? क्या आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? कितने रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना सही रहता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस में राइडर्स क्या होते हैं? और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको कितनी एज से लेकर कितनी एज तक का प्लान अपने लिए लेना चाहिए? अगर आप आज का वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज इतनी जरूर हो जाएगी कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक यूनिक लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें कोई भी सेविंग्स फैक्टर नहीं होता है, यानी मैच्योरिटी अमाउंट आपको नहीं मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको एक अच्छा खासा सम इंश्योर्ड यानी बीमित राशि बहुत बड़ी दे देती है। जितने भी आपने ट्रेडिशनल सेविंग्स प्लान देखे होंगे लाइफ इंश्योरेंस के, जैसे LIC या बाकी प्लान्स आते हैं, उनमें 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है इंश्योरेंस का और दूसरा है सेविंग्स का। मान लो आपने ऐसे किसी प्लान में ₹100 इंश्योरेंस कंपनी को पे किए, ₹30 चले जाते हैं आपके इंश्योरेंस की कवरेज के लिए और ₹70 को इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देती है ताकि आपको अच्छा खासा एक मैच्योरिटी अमाउंट दे सके। अब क्योंकि इंश्योरेंस की साइड सिर्फ 30% ही पैसे पे किए गए हैं, तो क्या यहाँ पे इतना सम इंश्योर्ड मिल पाएगा जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हो? नहीं, यहाँ पे बीमित राशि बहुत कम होती है, मैच्योरिटी पे ज्यादा फोकस होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ही नहीं, बेसिकली एक सेविंग्स प्लान है। लाइफ इंश्योरेंस फैक्टर इनके साथ सिर्फ जोड़ दिया गया है ताकि मैच्योरिटी के पैसे को टैक्स फ्री रखा जा सके। अगर आप इसी पैसे की FD करवाते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन आपने अगर यही पैसा एक सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट किया है तो मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है, पर लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये सही प्रोडक्ट नहीं है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स होते हैं। इसमें जो भी पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की कवरेज देगा। मान लो आपकी एज है 30 से 35 साल के बीच में और आप 1 साल के लिए ₹25,000 इन्वेस्ट करते हैं किसी भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपको आसानी से 1 करोड़ रुपए की कवरेज मिल जाएगी। अगर आप यही ₹25,000 किसी ट्रेडिशनल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कवरेज मिलेगी सिर्फ 10 लाख रुपए की, जो कि काफी नहीं है। अब सवाल आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज इतना बड़ा क्लेम अमाउंट पे कैसे कर देती हैं? अब क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कोई भी मैच्योरिटी इंश्योरेंस कंपनीज को अपने क्लाइंट्स को पे नहीं करनी होती है, तो वो ज्यादा कैपेबल होती हैं बड़ा क्लेम अमाउंट पे करने में। अब इंश्योरेंस बिजनेस भी तो इसी सिद्धांत पे काम करता है। बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और जो भी चुनिंदा लोग हैं, सेलेक्टेड लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, उन्हें कंपनसेशन पे कर दी जाती है। अब ऐसा भी नहीं है जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा अपने पास रखती हैं। उसमें से कुछ पोर्शन जो उन्हें लगता है कि क्लेम देने के बाद भी उनके पास पैसा बच जाएगा, उस पैसे को वो फर्दर इन्वेस्ट कर देती हैं ताकि कभी फ्यूचर में ज्यादा बड़े क्लेम्स आ जाते हैं तो वो पे करने भी वो कंपनी कैपेबल हो, सक्षम हो और उन्हें पैसे की कमी ना पड़े। अब दोस्तों सवाल आता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? दोस्तों जो डेथ है ना, मृत्यु, वो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन जब तक हम जिंदा रहते हैं हमें लगता है कि हम अमर हैं। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं, तो जो परिवार का सदस्य चला गया है उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसकी जो अर्निंग थी, इनकम थी, उसे मेंटेन किया जा सकता है ताकि जो भी उनका परिवार का लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं, उनके खर्चे हैं, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे हैं, बच्चों की शादियों के खर्चे हैं, उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर किया जा सके। और इसका सबसे सस्ता और परफेक्ट तरीका है एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब बारी आती है कि कितने रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अब क्योंकि आपके इनकम के लॉस से जुड़ी हुई सिक्योरिटी है तो ये उसी से लिंक होनी चाहिए। जो भी आपकी एनुअल इनकम है यानी सालाना इनकम है, उसके 15 से 20 गुना आपको सम इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी के लिए ले लेना चाहिए। अब 15 से 20 साल आपकी काम करने की पूरी उम्र नहीं है, लेकिन ये इतना टाइम जरूर है कि इसमें आपके परिवार को फाइनेंशियली स्टेबल होने का मौका मिल जाता है और जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनकी एज भी काम करने लायक हो जाती है और बीच में किसी भी परिवार के सदस्य के जाने से, आपके जाने से जो उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा था वो भी खत्म हो जाता है। अगर अब आप कहते हैं कि जो मेरी एलिजिबिलिटी है मैं उससे कई गुना सम इंश्योर्ड लेकर अगर इससे फ़ायदा उठा लूँ, तो मान लो मेरी एलिजिबिलिटी है 1 करोड़ रुपए के कवरेज की और मैं 5 करोड़ रुपए का कवरेज लेकर टर्म प्लान ले लूँ, तो क्या इससे मेरे परिवार को फ़ायदा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जो भी आपकी टर्म प्लान के अमाउंट की एलिजिबिलिटी है वो आपकी इनकम से तय की जाती है, उसके लिए बाकायदा अप्रूवल आता है। ये आपकी ITR दिखाएगी कि आप साल में कितना कमा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी इसके आधार पर आपको कितने सम इंश्योर्ड की कवरेज देती है वो भी आपको अप्रूवल के बाद ही पता चलेगी।
तो आप अपनी एलिजिबिलिटी से ज्यादा सम इंश्योर्ड नहीं ले सकते। टर्म इंश्योरेंस प्लान में राइडर्स क्या होते हैं दोस्तों? वैसे तो आपकी कंप्लीट कवरेज डेथ की इसके अंदर रहती है, हर तरह की डेथ आपके टर्म प्लान में कवर की जाएगी, लेकिन राइडर्स कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स हैं, ऑप्शनल फीचर्स हैं, जो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे पे करके अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको एक एक राइडर के साथ बताऊंगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ राइडर, यानी इसमें अगर किसी भी बीमित व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण होती है तो आप एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। मान लो मेरी नॉर्मल पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की और 50 लाख रुपए का मैंने एक्सीडेंटल डेथ का राइडर ले लिया, तो अगर मेरी मृत्यु किसी भी एक्सीडेंटल डेथ से होती है तो मुझे 1 करोड़ रुपए के साथ साथ 50 लाख रुपए का कवरेज जो मैंने एक्सीडेंटल डेथ राइडर के अगेंस्ट लिया था वो 50 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा मिलेंगे और इसके लिए मुझे ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। टोटल मेरा कवरेज 1.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब एक्सीडेंटल डेथ की तरह राइडर आता है डिसेबिलिटी का, यानी अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है और इससे बुरी कंडीशन कोई नहीं होती है कि आप जीवित भी हैं और आप कमा भी नहीं पा रहे हैं, आप डिसेबल हो जाते हैं, यानी शरीर के कोई महत्वपूर्ण अंग चले जाते हैं, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी आप एडिशनल सम इंश्योर्ड ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करके। तीसरा इंपॉर्टेंट राइडर आता है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस का। अगर पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान कभी भी आपको कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट दे देती है। जो भी आपने इस राइडर के अंडर अमाउंट चूज किया है वो अमाउंट डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी ताकि आप उस बीमारी का इलाज करवा सकें या उस बीमारी के इलाज के दौरान आने वाली फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर पाएं। तो दोस्तों ये राइडर्स इस तरह से हो सकते हैं, और भी राइडर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको खास ख्याल ये रखना है कि कौन सा राइडर आपके लिए जरूरी है ये जरूर तय करें और ये जरूर देख लें कि किस राइडर के अगेंस्ट कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ रहा है। बिना वजह के राइडर्स अपनी पॉलिसी में ऐड ना करें। अगर आप एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये ज्यादातर कवरेज डेथ की मिल जाती हैं। अगर आपको लगता है कि जो भी राइडर है उसका इस्तेमाल आपकी पॉलिसी में कभी न कभी हो सकता है या आपको वो रिस्क कवर करना है और जो उसके लिए प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो भी बिल्कुल जायज है, तो ही आप अपनी पॉलिसी में राइडर्स ऐड करवाएं। अब दोस्तों जो आखिरी सवाल बचता है ना कि ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस मेरे को कब लेना चाहिए और कितनी एज तक का प्लान मेरे को लेना चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि जो इसके पीछे की कैलकुलेशन है कि जब भी आपके ऊपर आपके परिवार की डिपेंडेंसी हो जाती है उस टाइम आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मान लो मेरी एज 25 साल की है, मेरे 2 पेरेंट्स हैं जो कि रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और इसके बाद 1-2 साल में मेरी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, यानी मेरे ऊपर मेरे परिवार की डिपेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब मुझे एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। अब ये लेना कब तक है? जब मेरी ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मेरे ऊपर से मेरे परिवार की खत्म हो जाती है, यानी ज्यादातर मेरी रिटायरमेंट एज के आसपास, उस टाइम तक का प्लान मुझे चूज कर लेना चाहिए। अब कुछ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है, यानी 100 साल की एज तक भी वो आपको कवरेज देंगे। अगर आपकी डेथ हो जाती है जो करोड़ों रुपए का सम इंश्योर्ड है वो आपको पे कर देंगे। अब हम इंडियंस है ना, फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इतने करोड़ रुपए का हम कभी भी प्रीमियम तो पे करेंगे नहीं, लेकिन 100 साल तक कभी ना कभी डेथ होगी और ये क्लेम का पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन यही बात इंश्योरेंस कंपनीज भी जानती हैं, उनका तो बिजनेस है, वो तो ये पॉलिसीज बेच रही हैं। इन पॉलिसीज का प्रीमियम नॉर्मल टर्म प्लान से बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जब कभी भी वो क्लेम अमाउंट पे करना पड़े उस टाइम तक कंपनी इस प्रीमियम के अमाउंट के साथ साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट जो वो करते हैं उसके साथ कंफर्टेबली आपको ये अमाउंट पे कर सकते हैं, उन्हें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी वो हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगे। तो ज़्यादा लंबे होल लाइफ जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है 100 साल तक की एज वाले, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके ऊपर आपका परिवार फाइनेंशियली डिपेंड है तब तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको लेना चाहिए। ये आपके पैसे की बचत करेगा और ये एक अच्छा डिसीजन भी साबित होगा। तो दोस्तों अब आपने टर्म प्लान के बारे में ज़्यादातर फंडामेंटल चीज़ें जो बेसिक जानकारी है वो समझ ली है। अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कंपनी का प्लान आपको लेना चाहिए। हम भी आपके लिए हो सकता है फ्यूचर में एक वीडियो बना दें जिसमें रिसर्च बेस में आपको बताऊंगा कौन सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको लेना चाहिए। अगर आज की वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो या कोई जानकारी ऐसी अधूरी आपको लगी हो, आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा और मुझे जवाब देकर बहुत खुशी भी होगी। अगर आपको लगता है मैंने आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी की है या ये जानकारी आपके कहीं ना कहीं काम आ सकती है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।